हेलो बच्चों, कैसे हैं? नमस्कार। प्रचंड प्रयास के ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे मैं शिखा मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत खूब कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों का ये पढ़ने का ही समय है। और जैसा कि आपको पता है, मैं आपको अर्थशास्त्र पढ़ा रही हूँ, तो इकोनॉमिक्स का हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज मैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ, एक नए अध्याय के साथ खड़ी हूँ, जिसका नाम है भारत में मानव पूंजी का निर्माण। अब हम आज ये समझेंगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं, तो सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी है कि हम किस प्रकार अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। जिस प्रकार प्रकृति भी है और प्रकृति भी संसाधन के रूप में इस्तेमाल हम कर रहे हैं, प्रकृति एक संसाधन है हमारे लिए, उसी प्रकार से किस प्रकार मनुष्य भी एक संसाधन बन सकता है, मनुष्य को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। हमने सबसे पहले पढ़ा स्वतंत्रता से पूर्व संध्या पर भारत की अर्थव्यवस्था, उसके बाद हमने पढ़ा 1950 से 1990 तक की अर्थव्यवस्था, उसके बाद हमने पढ़े कि 1991 में किन किन संकटों का सामना हमने किया और किस प्रकार से हमने अपनी अर्थव्यवस्था में बदलाव किए, या किन कारणवश हमने अपनी अर्थव्यवस्था में बदलाव किए, उसके किस किस क्या क्या पहलू हमने समाज पर देखे। कुछ तो पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे, तो हमने विस्तृत चर्चा इसके बारे में की थी। एक बहुत व्यापक चर्चा हमने की कि किस प्रकार ग्लोबलाइजेशन का हमारे सोसाइटी पर, हमारे समाज पर एक अच्छा इफेक्ट पड़ा या फिर एक खराब इफेक्ट पड़ा, यानी कि एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम आते हैं कि अगर एक मनुष्य है तो किस प्रकार से उसको पूंजी में परिवर्तित किया जा सकता है, किस प्रकार मनुष्य पर निवेश किया जा सकता है। अभी तक हम अर्थव्यवस्था पर निवेश कर रहे थे, अभी तक हम एक पूरी अर्थव्यवस्था लेकर के चल रहे थे, उसको इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे थे, उसको बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे थे। परंतु अब हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हम ये देखेंगे किस प्रकार हम मनुष्य में इम्प्रूवमेंट करेंगे, मनुष्य में हम किस प्रकार विकास करेंगे, ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और क्योंकि हम स्वयं मनुष्य हैं तो हमको ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है किस प्रकार हम अपने समाज के लिए, अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए, अपने विश्व के लिए किस प्रकार से हम एक अच्छा योगदान दे सकते हैं, एक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये एक जो थ्योरी थी कि मानव पूंजी यानी मानव को पूंजी में कैसे परिवर्तित किया जाता है, ये कहाँ से आई और किस प्रकार से हमने इसको अडॉप्ट किया, और क्या यह केवल हमारे भारत में ही लागू है या फिर ये पूरे विश्व में काम कर रही है। तो एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम किसी चीज का बनाते हैं, हम सबसे पहले वही बनाएंगे कि किस प्रकार से मानव पूंजी, हम एक जो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मानव पूंजी का निर्माण किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1960 में यूएसए यानी कि अमेरिका में एक ह्यूमन कैपिटल थ्योरी का निर्माण किया गया। उसमें ये बात कही गई किस प्रकार से हम मनुष्य को कैपिटल यानी पूंजी में परिवर्तित कर सकते हैं। एक सिद्धांत दिया उन्होंने, किस प्रकार एक नॉर्मल मनुष्य है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो सकता है या फिर अकुशल है या कुशल है, जैसा भी है, उसको किस प्रकार से हम कुछ कौशल प्रदान करके, कुछ चीजों पर विशेष ध्यान दे करके किस प्रकार से उसको हम एक जो है बेहतर जीवन भी दे सकते हैं और बेहतर उसको इंसान भी बना सकते हैं, और जो कि हमारे समाज के लिए मल्टीपल ग्रोथ का एक साधन बन सकता है। तो हमने सबसे पहले बात की ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसकी उत्पत्ति यूएसए से हुई। बाद में इसको बहुत सारे कंट्रीज ने वो अपनाया, जिसमें हमारा भारत भी आता है। क्योंकि आज हम इस विषय को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि यह कहीं ना कहीं हमारे भारत में इसको अपनाया गया है, तभी हम ये बात इस विषय पर चर्चा कर पा रहे हैं किस प्रकार से हम मानव को पूंजी में परिवर्तित करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या सोर्स हैं, उन एक एक सोर्स पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से मानव को अगर पूंजी में परिवर्तित करना है तो कुछ सेक्टर्स हैं, उन पर हम किस प्रकार से बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव को यानी कि पूंजी में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी, क्योंकि ये एक बढ़िया टॉपिक है, तो इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं 1960 में। 1960 में चलते हैं, और
देखते हैं किस प्रकार से ये जो एक थ्योरी आई थी, ये थ्योरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। इस थ्योरी की उत्पत्ति हुई यूएसए से, और इसका जो नाम था वो नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया ह्यूमन, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। ठीक है, तो इसमें किन किन सेक्टर्स पे ध्यान दिया जाएगा सबसे पहले ये जानेंगे। तो चलिए पहले हम ड्रॉ करते हैं, एक मनुष्य बना लेते हैं, खूब सुंदर सा फिगर। तो ये देखिए, ये बन गया एक मनुष्य। ठीक है, क्या बन गया? मनुष्य। अब कैसा भी हो आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है। अब ये एक मनुष्य है, इसको हम, ये बिल्कुल नॉर्मल सा है, धरती पर आया है, जन्म लिया है और थोड़ा सा ग्रोथ किया है। अब इस पे हमें किस किस चीज पर निवेश करना है जिसकी वजह से एक नॉर्मल जो मनुष्य है, मानव है, ये पूंजी में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस पर करेंगे निवेश। क्या करेंगे? निवेश करेंगे। तो निवेश करने के लिए कुछ सेक्टर्स होंगे, उन सेक्टर्स पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला सेक्टर होगा, अगर मनुष्य है तो सबसे पहला सेक्टर होगा स्वास्थ्य। सबसे पहले बात करेंगे किस पर? स्वास्थ्य पे, क्योंकि अगर स्वास्थ्य ही सही नहीं होगा तो मनुष्य को जो है आप बेहतर जीवन नहीं दे सकते हैं, उस पर कोई निवेश करने का कोई फायदा भी नहीं होगा। जब तक आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, आप किसी भी समाज के लिए या खुद के लिए भी कुछ भी करने के लिए मतलब तैयार नहीं होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आता है स्वास्थ्य, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य ही एक समाज में बेहतर योगदान के लिए तैयार होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम एक मनुष्य को पूंजी में अगर परिवर्तित करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखेंगे उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसका स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, तभी हम दूसरी चीजों पर बात चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरी चीज, अगर स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है, बच्चा है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, वो कहीं आ जा सकता है, उसको शारीरिक रूप से कोई तकलीफ नहीं है, मानसिक रूप से कोई तकलीफ नहीं, तो हम बात करेंगे शिक्षा पर। दूसरा फैक्टर आएगा शिक्षा, कि किस प्रकार से उसका शिक्षा, मतलब वो उसको पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने समाज में योगदान कर सकते हैं, उसकी थिंकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। जब आप शिक्षित होते हैं, केवल एक शिक्षा देने का केवल एक ही वो नहीं होता है कि केवल हमने शिक्षा दे दी और बात खत्म। नहीं, शिक्षा देने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं हम आपको समाज में योगदान देने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो जब हम शिक्षा देते हैं तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हम शिक्षा के माध्यम से उसको हर फैक्टर के बारे में बताएंगे। भाई इतिहास पढ़ने का क्या मतलब है, क्यों हम इतिहास पढ़ते हैं? जो चीजें बीत चुकी हैं उसके बारे में जानने का हमें क्या मतलब है? तो वो केवल ये मतलब होता है कि जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, जैसे हमने स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा, आजादी के बारे में पढ़ा, तो कहीं ना कहीं हम अपने भारत से, उन लोगों से हम जुड़ पाते हैं और हम ये समझ पाते हैं कि हम इन हालातों से गुजरे थे। अगर हम बहुत प्राचीन में जाएं तो हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। तो आप सोचिए क्या मतलब है, इतनी पुरानी सभ्यता है, उसको पढ़ करके या समझ करके हमको क्या लाभ प्राप्त होगा? तो इसका सबसे बेहतर जो एक रीजन दिया जा सकता है वो यही है कि अगर हम उस प्राचीन सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो हमको ये ज्ञान होता है कि अरे 2500 वर्ष पहले जब हमारे जो है इस पृथ्वी पर इतनी बढ़िया सभ्यता अगर जो है जन्म ले सकती है, फल फूल सकती है, तो आज क्यों नहीं हम अपने समाज को उतना बेहतर बना सकते हैं? जब उस टाइम उस तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता था, व्यापार किया जा सकता था, इतनी बढ़िया कुशल प्रबंधन से जो है शहरों का विकास किया जा सकता था। एक शहरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता का एक मेन जो है महत्वपूर्ण, वहाँ का जो जीवन शैली था उसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसके तरीकों को हम कहीं ना कहीं अपने समाज में अपनाने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार वहाँ पर एक बेहतर जीवन शैली थी, किस प्रकार कुशलतापूर्वक जो है शहरों का विकास किया गया था, नालियाँ इतनी सुव्यवस्थित थी और जो है किस प्रकार वहाँ पे सड़कें इतनी सुव्यवस्थित थी, स्नानागार की व्यवस्था थी और जो है स्वच्छता पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो जब हम इतनी प्राचीन सभ्यता के बारे में जानते हैं तो हमको ये ज्ञान होता है कि अगर उस टाइम उस सभ्यता, वो प्रणाली उस समय पर विकसित हो जा सकती है तो आज भी हम उन चीज़ों को अपने समाज में लागू कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं, और उसके बाद सबसे ज़्यादा आता है कि हम अपने भारत को लेकर के, अपनी जो है मातृभूमि को लेकर के हमारे अंदर कुछ गर्व महसूस होता है कि हम इस प्रणाली का हिस्सा है। अगर हम जो है उससे भी बाद में आते हैं
तो जो है वैदिक कालीन सभ्यता या फिर और भी जो जनपद कालीन सभ्यता थी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं तो हमको अपनी पृथ्वी पर आए तमाम महानुभावों के बारे में ज्ञान होता है और हमें पता चलता है कि ये कुछ इस प्रकार से जो है हमको एक जीवन को चलाने का सुचारू तरीका दे गए हैं। आज के समय में हम जो है टेक्नोलॉजीज में विकास कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो पिछली सभ्यताएं विकसित होकर के और जो है समाप्त हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं उनकी देन है। आप सोचिए, हमारे यहाँ शल्य चिकित्सा भी थी जो कि आज भी हम जो है यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कि हम प्लास्टिक सर्जरी वगैरह का जो है क्यों जो है इन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्यों इनके बारे में हम ज्ञान ले पा रहे हैं। ये हमारे समाज में हम बहुत पहले से व्याप्त है कि केवल हमने इनको अडॉप्ट किया है और समझा है और अपने तरीके में थोड़ा सा बदलाव किया है। उस समय पे दूसरी तरह से ये किया जाता था और आज के समय में दूसरी तरह से किया जाता था। हमारी जो आयुर्वेद पद्धति थी वो इतनी ज्यादा विकसित थी कि मतलब आज के समय में अगर उसका टक्कर लिया जाए तो शायद नहीं दे पाएंगे हम। क्यों? हम प्रकृति से वो चीजें निकालते थे और प्राकृतिक तौर पर हम रोगों से लड़ते थे, रोगों का उपचार करते थे। परंतु आज हम उन तरीकों को फिर से ला रहे हैं, फिर से उनको हम विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। आयुर्वेद जो है वो विश्व पटल पर अपनी एक बहुत ही अहम भूमिका में है, तो क्यों हम जो है इन चीजों का विकास करें। तो ये होता है इतिहास पढ़ने का एक जो है हम कह सकते हैं कि इतिहास पढ़ने के जो एक लाभ होते हैं, ये होते हैं हमें हमारे जीवन में जो पुरानी चीजें अच्छी थी उनको हम ग्रहण करते हैं और जो कुरीतियां थी या जो हमारे समाज को प्रभावित करती थी नकारात्मक तरीके से उनको हम छोड़ देते हैं। जैसे बहुत सारी कुरीतियां थी, दहेज प्रथा, बाल विवाह, जो है विधवा पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी, सती प्रथा, महिलाएं बहुत ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकती। तो इन चीजों को हम छोड़ते जा रहे हैं, इनको नहीं अपना रहे हैं हम अपने समाज में, क्योंकि हमको पता है ये हमारे समाज के लिए बेहतर नहीं है। और जब कभी भी हमें जरूरत होती है हम इन चीजों पे कानून भी बनाते हैं। अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हम कानून का सहारा लेते हैं, ताकि जो इतिहास में जो चीजें महत्वपूर्ण नहीं थी या जो कुछ कुरीतियां विकसित थी उनको हम अपने साथ लेकर के ना चलें। तो ये हुआ। इसी तरह अगर आप भूगोल पे आते हैं तो क्या आवश्यकता है भूगोल पढ़ने की? भाई हम जैसे भी हैं, प्रकृति में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, हमको क्या जरूरत है ज्ञान लेने की कि अगर हम उत्तर प्रदेश में हैं तो दक्षिण भारत का भूगोल कैसा है? क्या आवश्यकता है इसको जानने की? या विश्व पटल पर आप जाते हैं तो हम तो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, हम केवल एशिया के भूगोल को जान ले, बात खत्म। परंतु हमको क्या आवश्यकता है कि अमेरिका में किस प्रकार की ज्योग्राफी है या यूरोप में किस प्रकार की ज्योग्राफी? ये सब जानने के कुछ लाभ जरूर होंगे, क्योंकि जब हम इन चीजों के बारे में जानेंगे तभी हम एक विश्व को, एक समाज को एक दूसरे से रिलेट करते हुए हम चीजों को समझ सकते हैं। क्योंकि अगर ज्योग्राफिकल कंडीशन ही ये डिसाइड करती है कि वहां की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से विकसित होगी। आप सोचिए, कहीं कहीं होता है कि मछली पालन का बाजार बहुत ज्यादा विकसित होता है। क्यों? मतलब कहीं भी आप कर सकते हैं ना, जहां भी पानी हो आप वहां पे मछली पालन कर लीजिए, ऐसा समझा जाता है। परंतु नहीं, कुछ ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस होती हैं, भौगोलिक जो अवस्था होती है, वो अहम भूमिका निभाती है कि वहां पर मछली का उत्पादन सबसे ज्यादा होगा। कुछ महासागरीय धाराएं ये सुनिश्चित करती हैं कि यहाँ पर मछलियों का उत्पादन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जहां पर गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं आकर के मिलती हैं वहां पर जो है मछलियों का उत्पादन ज्यादा होता है, वहां पर फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा होते हैं जो कि मछलियों का भोजन होते हैं। तो इस प्रकार से एक ज्योग्राफिकल कंडीशंस ही डिसाइड करती हैं कि वहां की अर्थव्यवस्था किस प्रकार होगी। वहां की भूमि जैसी होगी वहां पर खेती उस प्रकार की होगी, कहीं पे काली मृदा है, कहीं पे लाल मृदा है, या फिर बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम ज्योग्राफी में जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, परंतु फिर भी आपको ये चीज जानना जरूरी है। और जिस प्रकार की कंडीशंस होंगी, जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था होगी, उसी प्रकार से हम वहां पर मानव को पूंजी के रूप में विकसित करेंगे। भाई जहां पर कृषि अच्छी हो सकती है वहां पर उद्योग नहीं लगाए जा सकते, वहां पर हम कृषि क्षेत्र में ज्यादा अच्छा कार्य कर पाएंगे। परंतु जहां पर उद्योगों का विकास अच्छा होगा वहां पर हम उद्योगों पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। और जिस प्रकार से हम उद्योगों पर फोकस कर रहे हैं तो वहां पर उद्योगों में जिन प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होगी हम उन प्रकार के श्रमिकों को तैयार करेंगे। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर दूसरा सेक्टर हम लेते हैं तो शिक्षा। अगर बात शिक्षा में आती है तो तमाम तरह की शिक्षा होती है। सबसे पहले आता है जब हम बहुत निचले स्तर पर रहते हैं, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है, वहां से हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि बच्चे को किस प्रकार से हम जो है शिक्षित करेंगे। जब वो 0 से 3 ईयर का होगा, या फिर 3 से 6 वर्ष का होगा, फिर 6 से 14 वर्ष का होगा, फिर इसी प्रकार से वो उच्च तकनीकी तक, उच्च शिक्षा तक
पूरा डिसाइड करती है। इसको हम जब एक पूरा शिक्षा, जब हम सोर्स में जाएंगे तो हम विस्तृत चर्चा करेंगे पूरा कि शिक्षा में किस प्रकार से जो है गवर्नमेंट काम करेगी। उसके बाद आता है, अगर नंबर 3 पर देखा जाए तो हम देखते हैं हमने शिक्षा भी दे दी, हमने स्वास्थ्य भी दे दिया, परंतु फिर भी मानव पूंजी के रूप में विकसित हो जाए ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि ज्ञान को कुशलता की जरूरत होती है, कौशल की जरूरत होती है। अगर आपने शिक्षा तो ले ली परंतु आपके पास कोई कौशल नहीं है, आप किसी फील्ड में अपने आप को स्पेशलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस फील्ड में ज्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं, फिर आपका ज्ञान किस काम का है। आपको बहुत सारी नॉलेज हो गई परंतु आपका ज्ञान जो है वो केवल यही, बस केवल आप पढ़े और समझे और बात खत्म। आपको ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, हम कौन से फील्ड में ज्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो उसके लिए सरकार काम करती है तीसरे नंबर पर कौशल प्रशिक्षण पर, यानी कि आपको किस प्रकार से कौशल दिया जाए, स्किल दिया जाए, कौन से स्किल आपके अंदर है जिसमें आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। कुछ लोगों के अंदर होता है वो जो है टेक्निकल, उनका माइंड बहुत अच्छा चलता है, उनको वो कुछ टेक्नोलॉजी विकसित कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट उस पर काम करती है कि ठीक है आप अगर टेक्नोलॉजी में अच्छा विकास कर सकते हैं तो आप टेक्निकल दुनिया में आइए। कुछ लोग होते हैं जो उनको कुछ भी नॉलेज नहीं हो, कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं और उनकी परिस्थितियां ऐसी नहीं हुई वो नहीं पढ़ाई कर सके, तो उनको और कोई नॉलेज नहीं है, उनको पाक कला का अद्भुत ज्ञान है, बहुत अच्छा खाना पका सकते हैं। तो एक से एक बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल्स में भी देखिए आप शेफ का कार्य कर रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छा भोजन बना रहे हैं, बहुत अच्छा, और मतलब बहुत अच्छी प्रसिद्धि भी पा रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ आप देख रहे हैं किस तरह से जो हमारा समाज है वो कहीं ना कहीं परिवर्तित होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी में हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी इन चीजों पर ध्यान देती है कि किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी में अगर फोकस्ड हो रहे हैं तो हम किस प्रकार से टेक्नोलॉजी में हम अच्छा कार्य करें। तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं एआई है, रोबोटिक्स है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जो है हमें ज्यादा उचित जो है ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है और सरकार उस पर ध्यान देती है। कुछ हैं जो अपना व्यवसाय अच्छा शुरू कर सकते हैं तो गवर्नमेंट उस पर भी ध्यान देती है कि ठीक है अगर आप अपना व्यवसाय अच्छा कर सकते हैं तो आपको इन चीजों में हम प्रशिक्षित कर देते हैं, आप अच्छा कार्य करिए, आप लोगों को रोजगार उत्पन्न करिए, आप लघु उद्योगों का विकास करिए। इसी प्रकार है कुछ कृषि में बहुत अच्छा मतलब विकास कर सकते हैं, बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय खोले गए हैं इसीलिए, ताकि आप जिस भी फील्ड में आप कृषि में भी अगर अच्छा कर सकते हैं तो आप परंपरागत कृषि मत करिए, आप कृषि में भी स्पेशलाइजेशन करिए और जो है उसमें भी आप बहुत अच्छा जो है बहुत बेहतर जीवन सुनिश्चित कर पाइए। तो एक गवर्नमेंट जो थी वो 2-3 चीजों पर उसने ध्यान फोकस किया। उसके बाद एक आता है कि अगर मान लीजिए हमने इन सभी चीजों पर कार्य कर लिया परंतु अब कोई व्यक्ति है जो कहीं ग्रामीण एरिया में रह रहा है या फिर कहीं दूर दराज एरिया में रह रहा है और उसके पास कौशल ऐसा है कि उसको कहीं बाहर जाकर के कार्य करना है, तो उसके लिए सरकार को यह भी डिसाइड करना होता है कि प्रवासन की भी उचित व्यवस्था की जाए। किन चीजों की? प्रवासन की भी उचित व्यवस्था की जाए ताकि उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी हो और वो मतलब अपना जो एक अच्छा योगदान होता है, बेहतर योगदान होता है, समाज को दे सकता है। कभी कभी क्या होता है लोग ग्रामीण एरियाज में रह रहे हैं और बहुत ज्यादा दूरी नहीं है उनकी शहरों से, 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी पर हैं, वो रोज डेली आना जाना कर सकते हैं शहरों से अपने घर पर, परंतु अगर सड़कें अच्छी नहीं हैं या सुविधाएं अच्छी नहीं है, टैक्सियां नहीं मिल रही या उनके पास खुद के व्हीकल्स उपलब्ध नहीं है तो वो रोज नहीं आ जा सकते हैं। फिर उनके पास ये सबसे बड़ी जो एक चुनौती आ जाती है कि वो वहां पर जाकर के उनको ठहरने की व्यवस्था चाहिए। तो इसमें होता है कि उनका, परंतु उनकी इच्छा नहीं है, उनको लग रहा है कि नहीं रोज रोज आएंगे जाएंगे तो भी हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए सरकार को सुनिश्चित करना पड़ता है कि सड़कें ग्रामीण से शहरों की भी अच्छी हों, शहरों से दूसरे महानगरों की सड़कें अच्छी हों और एक देश से दूसरे देशों तक भी अगर प्रवासन करना पड़ जाए तो वो भी नागरिकों को मतलब बहुत ही आसानी से सुविधाएं उपलब्ध हों। तभी देखिए सरकार बहुत तेजी से कार्य कर रही है कि उड़े देश का आम नागरिक मतलब जो है वायु सेवा जो है उसमें बहुत अच्छा कार्य कर रही है, किस प्रकार से लोग जो है आसानी से उनको सुविधाएं उपलब्ध हो पाए। ट्रेनों में बेहतर विकास करें जैसा कि वंदे भारत ट्रेन और जो है बुलेट ट्रेन का विकास, कि ताकि हम बहुत कम समय में अपने गंतव्य पर पहुंच पाएं और अपनी जो कौशल है, अपनी कुशलता का अच्छा प्रयास कर पाएं, अच्छा बेहतर जो है समाज पर एक प्रभाव सुनिश्चित कर पाए। तो ये एक फैक्टर है जो प्रवासन है, ये भी कहीं ना कहीं
जो है सरकार को सुनिश्चित करना पड़ता है, इन सभी पर निवेश करना पड़ता है। उसके बाद एक फैक्टर और आता है कि आपके पास सूचना का भी साधन बहुत अच्छा विकसित होना चाहिए। सूचना और संचार, सूचना और संचार मतलब अगर आप इन सब चीजों पर काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है समाज में बेहतर योगदान नहीं कर पाएंगे। अगर आप मानव पर निवेश कर भी रहे हैं, इन सभी फैक्टर्स पर निवेश कर भी रहे हैं और कोई आपने एक फैक्टर छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं वो जो मानव को पूंजी में हम जो परिवर्तित कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। तो एक फैक्टर आता है सूचना एवं संचार, यानी कि उसको सूचना मिलने की जो एक टेक्नोलॉजी है उसको हम विकसित करेंगे समाज में। जैसे पहले क्या होता था, अगर मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह पे हमें कोई सूचना भेजनी है तो हम डाक के थ्रू भेजते थे, यानी कि चिट्ठी लिखते थे और वो चिट्ठी पहुंचने में लगभग मुझे लगता है कई कई दिनों का समय लग जाता था। तो दूरी पर डिपेंड करता था कि वो चिट्ठी कितनी दूरी जाना है। अब मान लीजिए सेना में कोई व्यक्ति है और वो छुट्टी लेकर के घर गया हुआ है और देश में कहीं बाहरी आक्रमण हो गया और उसको अब वापस बुलाना है, तो सरकार इतना फास्ट कार्य कैसे करेगी भाई। डाक उसने अगर वहां से डाक गया और पहुंचते पहुंचते अगर उसको पहुंचने में ही 10-15 दिन का समय लग गया तो उसको आने में भी उतना समय लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की सुरक्षा बाधित हो गई। उसके बाद अगर हम नॉर्मल में आते हैं तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई और वो कहीं बाहर रह रहा है तो उसके पास तक सूचना पहुंचने में बहुत समय लग जाता है, जिससे कि उसको ये असुविधा का सामना करना पड़ता है कि मतलब मैं इतना दूर रह रहा हूं और मेरे घर में कुछ भी हो जाएगा, हमें पता नहीं चल पाएगा। तो अगर आप लोगों का प्रवासन सुनिश्चित करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सूचना और संचार भी सुनिश्चित करना पड़ेगा, ताकि अगर वो व्यक्ति प्रवास करता है अपने घरों से, अपने समाज से, अपने गांव से, तो उसको सूचना की परेशानी ना आए, परिवहन की समस्या ना आए और वो आसानी से अपने घर से, अपने क्षेत्र से जुड़ा रह सके। इससे क्या होता है, उसका जो एक एनर्जी लेवल होता है वो मेंटेन रहता है। जब इंसान अपने लोगों से बात कर पाता है, अपने लोगों से जुड़ पाता है, तो कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिविटी से घिरा हुआ होता है, उसके अंदर नेगेटिविटी कम आती है। अपने घर परिवार से जुड़ा होता है तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा कार्य अपने जो है समाज में कर पाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे कि स्वास्थ्य में अगर हम मानव को अगर हम पूंजी में परिवर्तित करना चाहते हैं, अगर हम मानव को अगर हम पूंजी में परिवर्तित करना चाहते हैं तो हमें किन किन चीजों पर निवेश करना होगा। तो हमें किन किन चीजों पर निवेश करना होगा, यानी कि गवर्नमेंट को किन किन चीजों पर निवेश करना होगा। तो स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, कौशल पर, प्रवासन पर और सूचना एवं संचार पर। यानी कि जब इन सारे फैक्टर्स पे हम कार्य करेंगे तब हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि अब हमारे समाज का जो युवा है, हमारे समाज का जो व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं अब ये समाज में जो है बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। अब हम समाज को, एक जो मानव था, एक जो नॉर्मल सा व्यक्ति था, वो समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, टीचर या किसी अन्य साधन के माध्यम से वैज्ञानिक। अब आप सोचिए एपीजे अब्दुल कलाम जो बहुत ही गरीब अवस्था से निकल करके एक बहुत बड़ी, बहुत उच्च उपलब्धि हासिल करते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति तक बनते हैं, वैज्ञानिक तक बनते हैं, तो वो कैसे बन पाए। अगर हम इस पे फोकस करेंगे तो आप सोचिए उनको कहीं ना कहीं उन सभी चीजों का सामना करना पड़ा होगा, इन सभी चीजों से गुजरना पड़ा होगा, उसके बाद वो जाकर के वहां पहुंचे होंगे। वो अगर परमाणु जो है विभाग में इतना अच्छा कार्य कर पाए हैं, उनको मिसाइल मैन कहा जाता था, इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए उनको तमाम कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि जिस दौर में वो थे उस समय पर हम इतनी टेक्नोलॉजीज विकसित नहीं कर पाए थे। गवर्नमेंट इन सभी फील्ड्स पर ध्यान दे रही थी, परंतु उतना मात्रा में नहीं दे पा रही थी जितना मात्रा में आज और आज के समाज में इन पर चर्चा हो रही है। तब उतना अधिक चर्चा नहीं हो पा रही थी। आप देख रहे हैं 1960 में ही इस थ्योरी का विकास हुआ था। 1960 में हमारा देश आजाद होकर मात्र 10 वर्ष उसको हुए थे, और अगर उसके बाद हमने इस पर काम करना शुरू किया होगा तो हमको समय लगा, बहुत समय लगा, परंतु अब हम इस पे बेहतर कार्य कर पा रहे हैं। और अभी हम अगर लेटेस्ट एग्जांपल्स लेकर के चलेंगे तब हम आपको समझाएंगे किस तरह हमने एक एक फील्ड पर बहुत बेहतर कार्य किया है और किस प्रकार हमने अपने समाज पर इनकी एक बढ़िया छवि छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तब हम एक बार इसका और बढ़िया सा एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं कि अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो मानव पूंजी का जो निर्माण है वो किस प्रकार से जो है हमारे समाज के लिए एक बेहतर जो है लाभ इसका सुनिश्चित हो पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट की।
मान लीजिए ये गवर्नमेंट है, ठीक है, इसने क्या किया, तो इसने सबसे पहले क्या किया, एक मतलब कि जो एक पूरे वर्ष का आता है बजट, तो ये बजट में इन चीजों पर निवेश करेगी, यानी कि इन चीजों पर पैसा, अपना बजट बताएगी कितना पैसा ये खर्च कर सकती है। बजट में आता है ना कि शिक्षा में इतना परसेंट, जीडीपी का इतना परसेंट खर्च किया जाएगा, स्वास्थ्य में इतना परसेंट खर्च किया जाएगा। इस टाइम बात भी हो रही है कि शिक्षा में लगभग 6% का खर्च किया जाना है बजट का, जीडीपी का, और जो है वो जो पहले जितना खर्च किया जाता था उससे उसमें वृद्धि करनी है हमें। तो अभी मतलब कि जो गवर्नमेंट है ये बजट लेकर के आती है कि हमें कितना खर्च करना, और ये खर्च किन किन चीजों पर करेगी, तो हम बात करेंगे सबसे पहले हेल्थ पे, ठीक है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, उसके बाद स्किल पे, ठीक है, ऐसे सभी चीजों पे, जिन जिन चीजों पे मैंने आपको बताया अभी अभी, प्रवासन पे, उसके बाद संचार और सूचना पर, इन सभी चीजों पर ये खर्च करेगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये खर्च जो किस पर होगा, ये नागरिकों पर होगा। हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, ये ऐसा नहीं कि हम किसी एक नागरिक पर खर्च करेंगे, ये सभी नागरिकों पर खर्च होगा। इससे क्या होगी, इससे हमारी जो उत्पादकता है ये बढ़ जाएगी, यानी कि हम जो है हम अपने आप को चेंज कर पाएंगे, उत्पादकता जो है ये बढ़ जाएगी, और हम बदल जाएंगे किनमें, मानव संसाधन में। किनमें बदल जाएंगे, मानव संसाधन में। जिस प्रकार से जो प्रकृति है वो नॉर्मली तो एक प्रकृति है, यानी पेड़ पौधे हैं, जो है पशु पक्षी हैं, और जो भी प्रकृति में जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं, नदियां हैं, महासागर हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, चट्टाने हैं, ज्वालामुखी है, ये सब चीजें एक प्रकृति है। इसको हम प्राकृतिक संसाधन में बदलते हैं। नॉर्मल पेड़ खड़ा है तो क्या वो प्राकृतिक संसाधन बन जाएगा? नहीं, वो नॉर्मल प्रकृति का एक हिस्सा है। परंतु जब हम पेड़ों से जो है फलों का उत्पादन करते हैं, या औषधियों का उत्पादन करते हैं, या जो है वहाँ वो जो है अगर उनकी सूखी लकड़ियाँ लेते हैं, उनसे हम बहुत सारी फैक्ट्रीज में तरह तरह के उत्पादन करते हैं, जैसे कागज़ का उत्पादन कर रहे हैं, या और भी चीज़ें हैं जिनसे हम, जो कि हमें पेड़ों के थ्रू मिलती हैं, तब जाकर के वो प्राकृतिक संसाधन बन जाते हैं। और भी चीज़ों में जब वही पेड़ नीचे जमीन में दब जाते हैं और सैकड़ों लाखों वर्षों तक दबे रहते हैं, तो वो परिवर्तित होकर के कोयला बन जाते हैं, और भी परिवर्तित हो जाते हैं, हीरे बन जाते हैं, और हम उनको जमीन से खोद कर निकालते हैं और क्या कहते हैं, ये कोयले की खदान है, हीरे की खदान है। तो वो जो पेड़ पहले तो वो प्रकृति ही थे, परंतु वो संसाधन में तब्दील हो गए। उसके बाद और भी चीजें हैं, हम चट्टानों को देख लीजिए, पर्वत नॉर्मल पर्वत है, पहाड़ है, परंतु जब वही चट्टानें बहुत वर्षों के बाद जो है वो उन चट्टानों को हम निकालते हैं, काटते हैं, तो उनसे हमें तरह तरह की धातुएं मिलती हैं। तो ये जो है प्रकृति नॉर्मल प्रकृति है, परंतु जब हम उनको संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं ये प्राकृतिक संसाधन है, यानी प्रकृति से हमें मिले हैं। तो इसी प्रकार से जब हम इन फेज से गुजरते हैं तो हमारा जो मानव है वो क्या बन जाता है, मानव संसाधन। यानी नॉर्मल पहले हम मनुष्य ही थे, परंतु हमारी गवर्नमेंट ने अपना एक जो वित्तीय वर्ष होता है उसका बजट प्रस्तुत किया, और बजट में उन्होंने ये बताया कि हम किस सेक्टर पे कितना खर्च करें। यानी कि हम भाई बजट क्यों आ रहा है, क्यों हम अपने मनुष्यों पर इतना खर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने समाज के लिए मानव को पूंजी के रूप में परिवर्तित करना है। देखिए हमारे भारत में कहा जाता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं हमारे 121 करोड़ भारतीय अगर मिल करके इस कार्य को करेंगे तो हम एक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में युवा जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कार्यशील जनसंख्या बहुत ज्यादा है। वहीं आप चाइना पर आ जाइए तो चाइना में क्या है कि वहां पर जो जनसंख्या तो सबसे ज्यादा है, परंतु वहां की जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का प्रयास किया तो उन्होंने एक बच्चा नीति रख दी कि आप जो वहां की जनसंख्या थी, वहां के नागरिक थे, वो केवल एक ही बच्चा पैदा कर सकते थे जो कि वहां का नागरिक होने का अधिकारी होगा, जिसको कि चीन की नागरिकता मिलेगी। तो वहां पर लोगों के अंदर ये इच्छा ही खत्म हो गई कि वो बच्चे पैदा करें, और धीरे धीरे जो भी युवा थे वो धीरे धीरे वृद्ध होते चले गए। अब वहां की जनसंख्या वृद्ध होती चली गई, तो वो क्या करेंगे? अगर वहां पर केवल बूढ़े ही लोग बचेंगे तो क्या वहां देश में उत्पादकता बढ़ेगी? क्योंकि हम जो ये सारा चीज कर रहे हैं हम युवाओं के लिए कर सकते हैं, आप वृद्धों पे ये सारा खर्च नहीं कर सकते। कोई मतलब नहीं है उन पे खर्च करने का, क्योंकि अगर कुछ सीखने का उत्साह जितना ज्यादा युवाओं में होता है वृद्ध में नहीं होता। और फिर
वृद्ध जो है शरीर से बहुत ज्यादा अगर वृद्ध हो जाएगा तो उसके अंदर वो एनर्जी भी नहीं होती है कि वो कुछ कार्य कर सके। तो जो देश को चलाने का कार्य होता है वो क्योंकि युवाओं का होता है, जो युवावस्था में लोग होते हैं उनका होता है। इसीलिए देखिए 60 वर्ष के बाद, लगभग 65 वर्ष के बाद लोगों को रिटायर कर दिया जाता है, जो है उनको कार्य से मुक्ति दे दी जाती है, क्योंकि उसके बाद ये हम मानते हैं कि उनके अंदर वो एनर्जी लेवल नहीं होता है कि वो कोई डिसीजन ले सकें या मतलब कि समाज में अच्छा कार्य कर सकते। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर पाएंगे, परंतु फिर भी हमें ये आवश्यकता लगती है कि अब युवा जो है देश को संभालेंगे और उनको रेस्ट करने की आवश्यकता है, तो हम उनको रिटायरमेंट दे देते हैं। तो ये जितना भी फैक्टर मैंने आपको बताया ये सब युवाओं पे खर्च करना है। चीन ने उसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव किया जब उसको ये लगा कि हमारे देश की जनसंख्या तो अब वृद्ध होती जा रही है और कहीं ना कहीं हम पूरी दुनिया से बहुत पीछे चले जाएंगे, तब उसने फटाफट अपनी नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव किया और उसने 2 बच्चा नीति प्रस्तुत कर दी कि अब आप हमारे देश में नागरिक 2 बच्चा पैदा कर सकते हैं। उसके लिए तरह तरह के पुरस्कार वगैरह भी रखे कि ताकि लोग प्रोत्साहित हो पाए, क्योंकि सोचिए एक लंबा समय था और लोग जो है एक ही बच्चे के ऊपर डिपेंड हो गए थे, उनके अंदर से इच्छा ही खत्म हो गई थी। अब उनकी जनसंख्या भी इतनी ज्यादा थी परंतु फिर भी उनको ये आवश्यकता महसूस हुई। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि चीन जो कि जनसंख्या में नंबर 1 पर है विश्व में, अगर वो अपनी नीतियों को बदल रहा है तो कहीं ना कहीं हम सोच सकते हैं कि देश को युवाओं की कितनी ज्यादा आवश्यकता होती है। और हम क्योंकि युवाओं पर ही इन सभी चीजों का निवेश कर सकते हैं और युवाओं को ही जो है हम संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए हमें युवाओं की आवश्यकता होती है। उसके बाद चीन ने 3 बच्चा नीति भी प्रस्तुत की, क्योंकि उनको लगा कि लोगों में ये उत्साह आना चाहिए और हमारे देश की जनसंख्या भले ही ज्यादा हो जाए परंतु हमारे देश में संसाधन कम ना हो, मानव जो एक संसाधन के रूप में है उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। तब उन्होंने अपनी नीतियों को परिवर्तित किया। इसी प्रकार हमारे देश में है कि जो सरकार है वो बजट प्रस्तुत करती है जिसमें वो अपने खर्च का जो है एक ब्यौरा प्रस्तुत करती है, किस फील्ड पर हम कितना निवेश करेंगे और किस प्रकार से हम हेल्थ है, एजुकेशन है, स्किल है, परिवहन है, प्रवासन है या जो है सिटीज में कुछ व्यवस्थाएं हैं, संचार टेक्नोलॉजी पे हम कितना निवेश करेंगे, किस प्रकार हम अगर शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें भी वो एक एक फैक्टर लेकर के चलती है, इसको हम बाद में समझेंगे। इन सभी चीजों पर जो निवेश करेगी वो नागरिकों के लिए करेगी, यानी कि जो समाज में युवा अवस्था में लोग होंगे उनके लिए करेगी। और उसके बाद जो उससे हमारे अंदर जो प्रशिक्षण आएगा, जो ट्रेनिंग स्किल्स जो हमें दी जाएंगी, उनसे जो हमारे अंदर एक कार्य करने की क्षमता होगी उसमें वृद्धि हो जाएगी। यानी कि अगर ये सब कुछ दिया जाएगा तो इसके बाद क्या होगी, हमारे में कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। अगर वृद्धि हो जाएगी, आप सोचिए, मैं बिल्कुल नॉर्मल बात बता रही हूँ, आप समझिए जैसे किसान है, किसान को केवल इतना पता है कि हम अगर पौधे को जमीन में रोपेंगे तो उससे हमें सब्जी या फल प्राप्त होगा। उसने टमाटर को रोप दिया, टमाटर के पौधे उसने खेत में बो दिए, उसके बाद उनको टमाटर की फसल तो उनको मिल गई, परंतु क्योंकि टमाटर को बहुत ज्यादा दिन तक हम रख नहीं सकते हैं। अगर टमाटर का हमने उत्पादन किया तो हमको उसी दिन या बहुत ज्यादा उसके 1 दिन बाद हमें उसको विक्रय कर देना, उसको बेच देना है मार्केट में ले जाकर के। अगर ऐसा नहीं सुनिश्चित कर पाए तो टमाटर खराब हो जाएंगे और किसान का सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। और अगर हम इस परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं तो आप सोचिए, मैं बिल्कुल बहुत ही बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि हम उनको एक स्किल दे देते हैं। आप सोचेंगे कौन सा स्किल, किसानों को कौन सा स्किल दिया जा सकता है? भाई हम उनको जो है, अगर हम उनको ये स्किल दे दें किस प्रकार से हम टमाटर से और भी चीजों का उत्पादन कर सकते हैं। टमाटर हमने फसल प्राप्त कर ली तो किस प्रकार हम उससे सॉस बना सकते हैं, उनको वो विधि बता दी जाए, या फिर किस प्रकार से उससे तमाम तरह की चटनियां बनाई जा सकती है और किस प्रकार से उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। ये एक स्किल है। अगर हमने ये स्किल उनको दे दी तो उनकी जो उत्पादकता थी वो बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, उनकी आय में वृद्धि होगी कि नहीं होगी। कहीं ना कहीं जो टमाटर व्यर्थ हो रहे थे, सड़ रहे थे, उनको उन्होंने बचाने का प्रयास किया। अगर उनको लगा 1 दिन में जो टमाटर बेच पाए वो बेच दिए और बाकी जो बचे उसको घर ला करके वो उसका सॉस बना देंगे, और किसी ना किसी कंपनी से उसको हमने कनेक्ट कर दिया और वो वहां पर जो है उनको सप्लाई भी उनकी सुनिश्चित हो गई, उनकी उत्पादकता बढ़ गई ना। वो थे बिल्कुल नॉर्मल से किसान और वो उनको बस इतना ही ज्ञान था कि किस प्रकार से हम टमाटर का फसल जो है उसको उगा सकते हैं, उसको उत्पादन कर सकते हैं, उनको और कोई भी नॉलेज नहीं थी। परंतु सरकार ने किस पर ध्यान दिया? स्किल देने पर। और जब उन्होंने स्किल दिया तो उसका रिजल्ट क्या आया कि पहली बात, चीजें जो व्यर्थ हो रही थी वो भी बच गई
और दूसरी बात, उनको उनकी स्किल देने से उनकी आय में वृद्धि हुई, और अगर उनकी आय में वृद्धि होगी तो उनकी जो एक समाज में गरीब अवस्था होती है उससे वो उच्च अवस्था में जा पाएंगे, अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, अपने समाज में एक अच्छा प्रयास कर पाएंगे, एक अच्छा योगदान दे पाएंगे, और अगर उससे उनका जीवन व्यवस्थित और उच्च श्रेणी में आएगा तो उससे एक पूरा समाज जो है वो बेहतर दिशा में कार्य करेगा। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में जाते हैं तो सोचिए, लोग पहले केवल पढ़ाई करते थे, नॉर्मल कॉपी पेंसिल पेन ये लेकर के लोग पढ़ाई करते थे, परंतु आज क्या है, आज हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को उसमें समावेश कर रहे हैं, हम कंप्यूटर बेस्ड जो है शिक्षा दे रहे हैं। आजकल जो स्कूल्स हैं उनमें एआई को भी एक विषय बना दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि जो आगे का समाज होगा, भविष्य का जो समाज होगा वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होगा। तो शिक्षा को इस तरह से बदल दिया गया। पहले लोग बिल्कुल नॉर्मल बोर्ड्स पे पढ़ते, परंतु आज हम डिजिटल बोर्ड्स पे पढ़ रहे हैं। इसमें हमें और भी तरह तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। अगर हमें कोई चीज समझाना होता है, हम फटाफट उसके फिगर बताते हैं, बच्चों को दिखाते हैं और समझा देते हैं कि इनको आप समझिए और देखिए कि किस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो टेक्नोलॉजी का उसमें निवेश कर रहे हैं, अगर उसको हम टेक्नोलॉजी को उसमें शामिल कर रहे हैं तो बच्चे पहले से ही फैमिलियर होंगे, और जब उनको जो है नौकरी के लिए इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी तो उनको अलग से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से ही सब कुछ सीख कर आए हैं। तो हमारा जो उच्च शिक्षा में जो या फिर जो जॉब में जो ट्रेनिंग का एक होता था वो कहीं ना कहीं बच जाएगा, और पहले से ही लोग जो है स्किल प्राप्त किए होंगे, तो हम अपने समाज में बहुत तेजी से जो है उन चीज़ों को पकड़ पाएंगे, उन चीज़ों पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, जब हमारी उत्पादकता बढ़ गई, यानी हमारी कार्य क्षमता बढ़ गई, तो हम किन चीज़ों में बदल गए, मनुष्य जो है एक संसाधन में बदल गया। और इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम इन सभी फील्ड्स पर कार्य करके हम अपनी जो मानव की उत्पादकता यानी क्षमता है कार्य करने की, उनको बढ़ाते हैं। आप देखते होंगे कभी भी आप कोई जॉब ज्वाइन करी है, या कभी भी आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब भी आप ज्वाइन करें, पहले उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो क्या आवश्यकता होती है ट्रेनिंग की? भाई बिना ट्रेनिंग के भी आप जॉब मतलब कर सकते हैं, आप लोगों को काम करना सिखा सकते हैं, परंतु नहीं, हम पहले ट्रेनिंग करवाते हैं। उनका एक टाइम पीरियड ही फिक्स होता है कि 1 साल 2 साल हम पहले ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने से ये प्रभाव पड़ता है, पहली बात तो उनको पूरा सिस्टम समझ में आता है कि किस प्रकार से हम जो है पूरे सिस्टम में कार्य करेंगे और किस प्रकार से इस कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जब उनकी जॉब वो कंटिन्यू कर लेते हैं, तब भी उनको समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, टीचर्स होते हैं, टीचर्स को भी लगभग हर महीने 2 महीने पर एक ट्रेनिंग शेड्यूल उनका भी होता है कि आपको ट्रेनिंग 2-3 दिन की करनी ही करनी है। क्यों? क्योंकि उनको उस ट्रेनिंग के माध्यम से अगर कुछ नई चीजें आई होती हैं, शिक्षा जगत में कुछ नया इनोवेशन हुआ होता है, उसके बारे में बताया जाता है कि किस प्रकार से इन चीज़ों को आप शामिल कर करके बच्चों को सिखा सकते हैं, किस प्रकार से आपको बच्चों के लिए इन सब चीज़ों पे कार्य करना है। आप देख रहे होंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, उसमें इस बात पर पूरा विशेष ध्यान दिया गया है कि 6th क्लास से हम बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी देंगे। यानी कि बच्चे केवल पढ़ेंगे नहीं, उनको एक कोई भी कौशल ज्ञान जरूर दिया जाएगा, स्किल उनके अंदर जरूर देखा जाएगा कि किस फील्ड में वो अच्छा कार्य कर सकते हैं, और उन चीज़ों पर उनको पूरा जो है फोकस करा के उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो जो है पढ़ने के साथ साथ एक स्किल भी उनके पास विकसित होती रहे। और जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएं, तब अगर उनको उच्च शिक्षा के लिए कोई बाधा उत्पन्न होती है, कभी कभी होता है हमारा परिवार इस हालात में नहीं होता है कि वो हमारा सपोर्ट कर पाए, उच्च शिक्षा में जितना व्यय हो रहा है उनको वो सपोर्ट कर पाए, तो हम क्या करते हैं कि हम जो है अपनी, अगर हमारे पास कोई स्किल है तो हम अपनी स्किल के माध्यम से ही हम अपने लिए आय का जो है स्रोत विकसित कर सकते हैं, आय अर्जित कर सकते हैं और अपनी शिक्षा को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सोचिए, फैमिली के लिए भी आसान हो गया और हमारे सपने भी अधूरे नहीं रहेंगे। हम जो है अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने ही जो हम केवल नॉर्मल मनुष्य थे पढ़ लिख करके, अगर हमारे पास स्किल है तो हम अपने आप को ही संसाधन बना लेंगे और हम अपने ही सपने पूरे कर पाएंगे। हम अपने सपनों के साथ साथ अपनी फैमिली का भी सपना पूरा कर पाएंगे और अपने जीवन को बहुत अच्छे और उच्च श्रेणी में ले जा पाएंगे। तो सोचिए, सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है कि केवल 6th क्लास का अगर बच्चा है तो वो भी किस प्रकार से वोकेशनल ट्रेनिंग लेगा और अपने जीवन को जो है अपने समाज में एक पूंजी के रूप में कार्य करेगा, अपने समाज में एक बढ़िया बेहतर जो है मानव संसाधन के रूप में कार्य करेगा।
एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कहीं ना कहीं अगर हम मानव संसाधन के विषय में पढ़ने जाएंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को हमें इनमें समझना पड़ेगा। हम एक एक फील्ड पे बढ़िया से देखेंगे कि किस प्रकार से अगर हम शिक्षा में कार्य कर रहे हैं तो हम प्राइमरी सेक्टर में, यानी कि जब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ होता है तब से लेकर के और पूरा उच्च शिक्षा तक किस प्रकार से सरकार उस पर कार्य कर रही है। भारत में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो इसलिए हम भारत में ही ज़्यादा ध्यान देंगे। और आपने देखा कि जो ये ह्यूमन कैपिटल थ्योरी आई थी 1960 में, इसका बहुत बड़ा प्रभाव था विश्व स्तर पर, क्योंकि ये आई तो केवल यूएसए से थी, परंतु इसको जब अपनाने की बात आई तो पहले तो आई यूएसए से थी, ठीक है। कहाँ से आई थी? यूएसए से। यूएसए से कौन सी थ्योरी थी? 1960 में ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। अब ये जो है जब यूएसए में सक्सेस हुई तो इसको अपनाया यूरोप ने, उसके बाद अपनाया जापान ने, ठीक है, जापान ने, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद और भी बहुत सारे कंट्रीज ने इसको अपनाया और धीरे धीरे पूरे विश्व में ये फैलती चली गई। क्योंकि आजकल एक छोटा सा भी देश है तो वो अपने देश में मनुष्यों को जो है शिक्षित करने पर, प्रशिक्षण पे, स्किल पे, हर चीज पे ध्यान दे रहा है ताकि हमारा जो युवा है वो हमारे ही देश में नहीं पूरे विश्व में जा करके अपने जीवन को अच्छा बना सके और पूरे विश्व में योगदान कर सके। ऐसा नहीं कि जो भारत का युवा है वो केवल भारत में ही योगदान करेगा, वो अन्य देशों में भी जाकर के अच्छा कार्य कर सकता है। भाई देखिए, हम विश्व स्तर पर बहुत सारे कार्य करते हैं। अगर हमारे देश का युवा है, आपने एक नाम जरूर सुना होगा रणजीत सिंह डिसाले का, जिन्होंने शिक्षा जगत में बहुत ही बढ़िया कार्य किया था। वो थे बिल्कुल प्राथमिक विद्यालय के टीचर, परंतु उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया कि उनको विश्व स्तर पर उनको शिक्षित सलाहकार घोषित बना लिया गया था। तो अगर वो विश्व स्तर पर शैक्षिक सलाहकार है तो वो शिक्षा की जगत में पूरे विश्व में बदलाव ला सकते हैं। तो आप सोचिए, वो थे भारत के नॉर्मल से एक सामान्य मानव, परंतु जब उनके अंदर प्रशिक्षण आया, उनके अंदर ये सारी चीजें आई तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को इतना बेहतर रूप से परिवर्तित किया। उन्होंने केवल भारत के समाज को नहीं, पूरे विश्व के समाज को प्रभावित करना उनके लिए कितना आसान हो गया। पूरे विश्व में वो शिक्षा जगत में एक बेहतरीन बदलाव ला सकते हैं। तो ये होती है, अगर हम मानव कैपिटल पे बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम पूरे समाज के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, एक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और ये हमारे समाज के लिए बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है अगर हम इस तरह से कार्य कर रहे हैं। अब इसके आगे का जो टॉपिक है, यानी कि जब हम पूरा एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट पे आएंगे, क्योंकि बच्चों कभी भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में, उसका हिस्ट्री, उसका एक रिव्यू लेना बहुत आवश्यक होता है। एकदम से हम चैप्टर पे, एकदम से अध्याय अगर हमने शुरू कर दिया और हमने आपको बिल्कुल बता दिया कि हाँ मानव पूंजी क्या है, मानव पूंजी के स्रोत क्या है, वो बिल्कुल रटा रटाया जैसा एक हो जाता है। और अगर, क्योंकि शिक्षक का काम ही है कि वो आपको हर फैक्टर को समझाए, तो मैंने वही प्रयास किया है। मैंने आपको एक रिव्यू दिया है किस प्रकार से हम इस पूरे चैप्टर में हमने ये समझा कि अगर मनुष्य है, हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसी बारे में मैंने आपको एक रिव्यू दिया है। विश्व स्तर पर भी, अपने भारत के स्तर पर भी अगर हम इन फैक्टर्स पे कार्य करेंगे और उसके बाद हम कहीं अपने मानव को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो एक रिव्यू मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं। बाकी अब इसके आगे हम पूरा चैप्टर का एक एक टॉपिक उठाएंगे और एक एक टॉपिक में जो जो बातें होंगी हम उनको पढ़ते हुए बहुत ही जो है रफ्तार के साथ आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या जो है हमें आगे पढ़ना है। अब अगर हम इसके बाद देखेंगे तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद हम आएंगे कि मानव पूंजी क्या है, यानी कि अभी तक हमने जो बात की वो इसी पर बात की है कि किस प्रकार हम अपने मानव को पूंजी, यानी मानव में अगर हम पूंजी का निवेश करते हैं तो किस प्रकार उसको हम जो है मानव संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। हमने यही तो अभी तक बात की, किस प्रकार से हम निवेश करेंगे और किस प्रकार से एक नॉर्मल सा मनुष्य, एक सामान्य सा मनुष्य एक मानव संसाधन के रूप में विकसित हो जाएगा। अब इसी को बिल्कुल हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और बिल्कुल एक एक फैक्टर पे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको बुक का कोई भी ऐसा टॉपिक अछूता नहीं रह जाएगा कि जो आपको लगे कि अरे ये तो मैम ने नहीं बताया, ऐसा नहीं होगा। एक एक टॉपिक समझाऊंगी, एक एक चीज बताऊंगी, एक एक फैक्टर को बिल्कुल अच्छे से, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से, बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से समझते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी जटिलता ना एनसीईआरटी को समझने में।
और इन्हीं शब्दों के साथ अब आज का जो है मेरा ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। हम अगले जो है वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से हम मानव पूंजी क्या है, इसका क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम किस प्रकार मानव पूंजी के स्रोत, कौन कौन से स्रोत हैं, उन स्रोतों में एक एक स्रोत के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और हम समझेंगे आसानी से कि किस प्रकार से मानव को हम संसाधन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, क्या आवश्यकता हमें मानव को संसाधन के रूप में परिवर्तित करने की। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, आप पढ़ते रहिए, कोई समस्या हो आप पूछते रहिए, क्योंकि अगर समस्याएं होंगी तो टीचर उसका निवारण करने के लिए ही उपस्थित होता है। तो आपको बिल्कुल तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी समस्या हो आप बिल्कुल निसंकोच पूछिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक जटिल विषय है। इसमें हर शब्द का अपना एक मायने होता है, अपना एक अर्थ होता है। क्योंकि कहने के लिए तो हम देखते हैं केवल मानव पूंजी, लेकिन आप सोचिए इसको समझने में कितना वक्त लग गया कि मानव को हम पूंजी में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई भी समस्या महसूस हो रही हो तो आप तनाव मत लीजिएगा, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद मेरा यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप रिवीजन पे बिल्कुल फोकस करिएगा। मैंने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, तो ऐसा ना हो आप वो ना पढ़िए, उसको भी पढ़ते रहिए और ये नया चैप्टर जो हमने शुरू किया है इसके बारे में भी आप क्रमबद्ध अध्ययन करते रहिए। और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।